welcome to the next discussion is CA Inter Audit Fast Track course। तो इन द लास्ट सेशन हम लोग ऐसे बेसिक्स कर रहे थे और उसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ असर्शंस किया। ऑलराइट, कंसेप्ट ऑफ असर्शंस जो आगे भी हम रिवाइज करते रहेंगे केस स्टडीज में, एमसीक्यूज में। ओके, बट वी विल मूव अहेड इन द डिस्कशन। तो ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती है। ऑलराइट, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती है? दैट इज द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। Okay, all right. So in the concept of audit procedures, now we'll start with this discussion. तो जब ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करता है, राइट, तो सबसे पहली प्रोसीजर कौन सी परफॉर्म करनी है उसे? ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो जब ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर डीमार्ट का ऑडिट मिला है, ये दरवाजा बंद कर दो ना प्लीज। अगर आपको डीमार्ट का ऑडिट मिला है, ऑलराइट, तो अब पहले फर्स्ट डे पे आप थोड़ी स्ट्रेट अवे उसका इनवॉइस चेकिंग, परचेस चेकिंग, सेल्स चेकिंग सब कुछ चालू कर दोगे। ऑलराइट, फर्स्ट डे पे थोड़ी ऐसे बिहेव करोगे। फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिस्टम, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या प्रोसेस सेटअप किया है। पहले सारी चीजों को आप समझोगे। एक बार आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई आप देखोगे ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे दो में डिवाइडेड है, दो बॉक्स दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। प्लीज राइट डाउन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर SA 315। ओके, यानी रिस्क असेसमेंट ऐसा नाम क्यों दिया है? बस यहां पे मैं कुछ भी वेरीफाई नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ भी एग्जामिन नहीं करने वाला हूं। ना मैं कुछ वेरीफाई करूंगा, ना मैं कुछ टेस्ट करूंगा, ना मैं कुछ एग्जामिन करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट कि what can go wrong, how much can go wrong, where there can be error, where there can be fraud। बिकॉज लास्ट लेक्चर्स तक हमने एक चीज समझी कि ऑडिटर के ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस और हम लोग 100% सब कुछ चेक नहीं कर सकते। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कहाँ पे कितना रिस्क है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिएक्ट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खत्म हो जाने के बाद होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। In other words, it is also called as auditor's responses to the assessed risk of material misstatement. Further audit procedure, that is auditor's responses to the assessed risk of material misstatement as per SA 330। ये क्या होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को ऐसा फर्दर क्यों बोलते हैं कि पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं एंड उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं एंड दैट इज वाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसा बोला जाता है कि पहले आप रिस्क को फाइंड आउट कर लो कि कहां पे कितना रिस्क है। ऑलराइट, एंड उसके बाद आप आगे जाके टेस्ट करो, एग्जामिन करो। सो अवर फर्स्ट प्रोसीजर इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन द सेकेंड प्रोसीजर इज कॉल्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लुक एट दिस। In order to conduct audit of financial statements and obtain sufficient and appropriate audit evidence, auditor needs to perform the following procedures. Which procedure? सबसे पहले I need to understand the entity and its environment. That means I need to obtain knowledge of client's business. कि पहले मैं समझ तो लूँ कि कहाँ पे क्या बिजनेस है। अभी जैसे डीमार्ट में हम सबको पता है इन्वेंट्री एंड कैश, ये दो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। Alright, so I need to understand the entity and its environment. Obtain knowledge of client's business
टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन गो रॉन्ग, ऑलराइट, कहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड एरर व्हाट कैन गो रॉन्ग, ओके। लेकिन यार ये तो डीमार्ट वाले को भी पता है, डीमार्ट के ओनर को भी पता है कि इन्वेंट्री एंड कैश यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है, इसलिए तो डीमार्ट वाले ने सिस्टम लगा के रखी है। इन्वेंट्री के ऊपर बारकोड स्कैनर वगैरह होता है, ऑलराइट, कैश का वहां पे काउंटिंग वगैरह होता है, स्टोर बंद हो जाने के बाद रोज 1-1.5 आवर रिकंसिलेशन चलता है। ये सब क्या है? ये है डीमार्ट की अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। तो उसके बाद एक बार अपने को बिजनेस समझ गया, ऑलराइट, उसके बाद हम उनकी सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। इवैल्यूएट द एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम एंड internal controls relevant to the preparation of financial statements. So let me understand कि कंपनी का अकाउंट्स का सिस्टम क्या है एंड कंपनी के कंट्रोल्स क्या है, राइट। अगर आज समझो डीमार्ट में कुछ ऑटोमेशन होता ही नहीं और डीमार्ट के सारे मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाता कि डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज समझने के बाद फाइनली अपने को पता चलता है, इट हेल्प्स ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग the risk of material misstatement, very important word in audit, ROMM, risk of material misstatement. Finally we can understand what can go wrong, how much can go wrong, where there can be error, where there can be fraud. Finally we can understand these things. अब सुनो मेरी बात, अगर मैं आपको ये बोलता हूं अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि लेटेस्ट से अल्फा प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, ऑलराइट, जिसका आपको ऑडिट मिला है, एंड अल्फा प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसने उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट है, ऑलराइट, एंड इसलिए उसने पिच किया है टू 100 इन्वेस्टर्स, 100 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। 100 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन द कंट्री को इसने पिच किया, इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट है, ऑलराइट, आप इसके ऑडिटर हो। टेल मी, अगर कोई कंपनी की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने 100 इन्वेस्टर्स को पिच किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से कि ये कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से डेकोरेट किया होगा? बिकॉज वरना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं फ्रॉड है ही है, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि एक दो आइटम नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद गलत हो, नॉट जस्ट 1 or 2 आइटम्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद गलत हो, ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो होता है वो कभी कभी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे होता है। सर व्हाट इज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दैट कैन अफेक्ट, इट कैन अफेक्ट many assertions. अभी इंग्लिश समझ रहे हैं? It can affect many assertions, not just 1 or 2. It can affect many assertions. Yes, profits might be inflated to show rosy view, correct? Example, company wants to raise finance. अभी समझो विजय माल्या ने एक और कंपनी बनाई, नेक्स्ट कंपनी, सेकंड इनिंग्स लिमिटेड करके कंपनी का नाम है, लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस। अगर ऐसी कंपनी विजय माल्या बनाता है, उसका ऑडिट आपको मिलता है, तो फिर भी तो आपको डाउट तो आएगा ही कि शायद पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो, ऑलराइट। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डाउट ओवर, साला जो मेन ओनर है उसके ऊपर ही डाउट है, डाउट ओवर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, डाउट ओवर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। डन एवरीवन? अब ये दो एग्जांपल मैंने ऐसे दिए ना, जिसमें एक या दो आइटम पे नहीं, आपको पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डाउट आएगा। कभी कभी क्या होता है, समझो कि इन्वेंट्री को लेकर कंपनी ने मैनुअल रिकॉर्ड्स रखे हैं, चलो बाकी सैलरी वगैरह ऑटोमेटाइज किया है, पर इन्वेंट्री को लेकर इन्होंने मैनुअल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। तो मुझे डाउट आ रहा है कि इन्वेंट्री में गड़बड़ हो सकती है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं। तो ये हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट
assertion level. Okay. Chances of error or fraud in individual transactions, balances and disclosures. Manual records of inventory. Yeah, there can be clerical errors in salary या wages में clerical errors हो सकते हैं. कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है. इसमें अगर कंपनी ऑनेस्ट भी हो तो चलो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बनेंगे, पर ऐसे छोटे छोटे एरर्स यहाँ वहां हो सकते हैं. ऑलराइट, तो ये जो मेरा एनालिसिस है, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट विच लेवल, एट असर्शन लेवल. ऑलराइट, तो एक इधर देखो, तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक माइक्रो एनालिसिस करना पड़ता है और दूसरा मैक्रो एनालिसिस करना पड़ता है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में गड़बड़ होने का चांस कब बढ़ जाता है. लेट मी टेल यू, ये पूरी प्रोसीजर में हम लोग कुछ भी वेरीफाइड टेस्ट एग्जामिन नहीं कर रहे हैं. आप देखो, मैं सिर्फ इनका बिजनेस समझने की ट्राई कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी सिस्टम समझने की ट्राई कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनके कंट्रोल्स को समझने की ट्राई कर रहा हूं. ऑलराइट, एंड मैं ये देख रहा हूं कि भाई कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कि रिस्क गड़बड़ होने का चांस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर इट इज हाई और इट इज लो. ऑलराइट, वेदर इट इज एट असर्शन लेवल और इट इज एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. बस मैं ये सब सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं. एक बार ऑडिटर को ये पूरा एनालिसिस पता चल गया, ऑलराइट, कि कहां पे क्या हो सकता है, फिर ऑडिटर एक्शन में आएगा एंड देन ही विल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. ऑलराइट, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर is the stage when you start testing. जब आप एक्चुअल टेस्ट करके एविडेंस लेना स्टार्ट कर देते हो. ऑलराइट, पर ये देखना मैंने कनेक्शन कैसे बिठाया. इधर देखो, मैंने रिस्क असेसमेंट के बाद ऐसा डाउन एरो किया है और फिर मैंने क्या बोला है कि रिस्क असेसमेंट क्यों करना पड़ता है, बिकॉज इट हेल्प्स ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग. भाई मैंने रिस्क असेस किया तब जाके मुझे पता चला आगे क्या करना है. ऑलराइट, इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन ऑडिट. नेचर मीन्स आप क्या करोगे, व्हाट. टाइमिंग मीन्स आप कब करोगे, व्हेन. एंड एक्सटेंट मीन्स हाउ मच. बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of further audit procedures. Nature, timing and extent of further audit procedures. All right. So one more time, risk of material misstatement का analysis करने के बाद it helps auditor in determining the nature, timing and extent of further audit procedures, that is responses to the assessed risk. If first let me find out the risk, then I will respond to the risk. अब further audit procedures 2 में divided है. ये compliance procedure वर्ड याद मत रखना, मॉड्यूल उसको बोलता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. compliance procedure वर्ड कैंसिल ही कर दो. पहली बात तो ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वर्ड समझना जरूरी है कि लोग क्या बोल रहे हैं. Tell me, अगर ये एडमिशन का फी रिसीट है, ऑलराइट, जिधर आपका नाम लिखा हुआ है, डेट है, अमाउंट है, ऑलराइट, ये सब डिटेल्स है, कोर्स का डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स है, लेकिन लास्ट में समझो किसी का सिग्नेचर है, ऑलराइट, या समझो डिस्काउंट का अमाउंट है, उसके लिए स्पेशली किसी का सिग्नेचर है. तो ये जो सिग्नेचर है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट दीज पीपल आर द ऑथराइज्ड पीपल. ऑलराइट, ये मैंने सिस्टम सेट किया है. ऑलराइट, ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट ऑडिटर इज गोइंग टू टेस्ट. तो दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल. जब भी आप सिस्टम को टेस्ट करते हो, जब भी आप प्रोसेस को टेस्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. लेकिन जब आप ये नेम, डेट, अमाउंट, ये सब जब चेक करोगे, तो इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो 2 तरह की टेस्ट होती है. एक जहां पे आप फैक्ट्स को चेक करते हो, ऑलराइट, वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया. दूसरा जहां पे आप सिस्टम को टेस्ट करते हो, तो क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ऑलराइट,
तो दो तरह की टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और ये देखो टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वेरीफाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। देखो हर सबका इंग्लिश ना बराबर होना चाहिए। अभी जब आप कंट्रोल्स वर्ड लिखते हो ना, तो कंट्रोल्स में हम क्या देखेंगे कि कंट्रोल सही से चल रहे कि नहीं चल रहे। ऑलराइट, जैसा कंपनी ने सेट किया वैसा ही सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कंट्रोल्स के साथ हमेशा यही दो वर्ड आना चाहिए, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, दूसरा कोई वर्ड चलेगा ही नहीं। तो वेरीफाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। एंड अगर समझो कंट्रोल्स फॉलो नहीं हुए, अगर कंट्रोल्स आर नॉट फॉलोड, अगर कंट्रोल्स आर वायलेटेड, तो उसको हम लोग डिविएशन बोलते हैं। पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में डिविएशन वर्ड किधर भी आएगा तो मतलब समझ लेना कंपनी ने कुछ सिस्टम सेट किया है और एम्प्लॉयज ने उसको फॉलो नहीं किया। आई रिपीट, कहीं पे भी अगर डिविएशन वर्ड आए मतलब कंपनी ने कुछ सिस्टम सेट किया है एंड एम्प्लॉयज ने उसको फॉलो नहीं किया। ऑलराइट, डिटेक्ट डिविएशंस इफ एनी फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ऑलराइट, वन मोर टाइम, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो वेरीफाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड डिटेक्ट डिविएशंस इफ एनी फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। दूसरा टेस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो सब्सटेंटिव क्यों बोलते बाद में बताता हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यहां पे मैं एसीपीडी चेक करता हूं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ऑलराइट, इस तरह डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूं, वेरिफिकेशन के लिए जाता हूं, वाउचिंग इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट एग्जाम। ऑलराइट, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मैं सिस्टम टेस्ट नहीं करता। सिस्टम टेस्ट करने का काम मेरा कंट्रोल्स में हो गया। कौन ऑथोराइज्ड है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, इसका काम कौन चेक करता है, ऑलराइट, रिकंसिलेशन कौन करता है, ये सब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। लेकिन जब आप अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग, ऑलराइट, ये सब जब आप देखते हो दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ओके, दूसरा एक क्रिएटिव प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर। आपने एफएम की अगर पढ़ाई की हो, आपको पता है रेशियोज, कंपैरिजन, इससे काफी सारा अच्छा अच्छा कंक्लूजन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जीएसटी एंड टर्नओवर दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से। देन बेस्ट तो आपको पता ही है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, देन सैलरी एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फिर कॉस्टिंग में पूरा आप करते हो वेजेस, क्या अपना लेबरर्स कितने हैं, वर्किंग आवर्स उनके कितने हैं, वर्किंग डेज कितने हैं, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करते हो। तो वो जो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके, रेशियो निकाल के, ट्रेंड निकाल के, कंपैरिजन करके आप जो कंक्लूजन लाते हो दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑलराइट, अच्छा सर ये दोनों को सब्सटेंटिव क्यों बोला जाता है? सी, सब्सटेंटिव का मतलब है टू एक्सप्लेन समथिंग या टू एलाबोरेट। जब सब्सटेंटिव का इंग्लिश मीनिंग है टू एक्सप्लेन समथिंग या टू एलाबोरेट, तो जब आप मेरा एडमिशन का फी रिसीट चेक करोगे तो ये नेम, डेट, अमाउंट, यानी आपको और भी एलाबोरेशन मिल गया। आपने रेशियो निकाला तो आपको और भी एलाबोरेशन मिल गया। इसलिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एवरीवन ओवर हियर, just to summarize, audit procedures are divided into two: risk assessment procedure and further audit procedure. Further audit procedures are further divided into two: test of controls and substantive procedures. Substantive procedures. Substantive procedures are further divided into two: test of details and analytical procedures. This should be the final thing that is there in your mind. ऑलराइट, ये जब पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर होता है तब जाके हम बोलते हैं कि ऑडिटर को क्या मिलता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब सारी की सारी ऑडिट प्रोसीजर्स बराबर से ऑडिटर करता है तब जाके हम बोलते हैं ऑडिटर को क्या मिल गया? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑलराइट, तो चलो मैं खाली आपका सिर्फ ऐसे ही टेस्टिंग कर लेता हूं। मैं यहां पे प्रोसीजर लिखता हूं, आप मुझे बताना कि ये कौन सा प्रोसीजर है, वेदर इट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है या टेस्ट ऑफ डिटेल्स है या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। ऑलराइट, आप मुझे प्रोसीजर बताना।
इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। मैं मैनेजमेंट को कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है। यस, वेरी गुड। यस, जूम में सबका जवाब आ गया है। टेल मी, ये कौन सा प्रोसीजर है? सॉरी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझ रहा हूँ, है ना? तो दिस इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। I am conducting inquiry of employees to understand authorization process of discount on sales. I am conducting inquiry of employees to understand authorization process of discount on sales. क्या है ये? वेरी गुड। क्या है ये? जूम में जवाब देने का। ऑलराइट, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। सुनो मैडम, डिस्काउंट ऑन सेल्स कौन देगा, क्या देगा, ये एक सिस्टम है। मैं सिस्टम को टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मुझे समझाओ तो सही कि सिस्टम क्या है। ऑलराइट, आई वाज कंडक्टिंग इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब देखो, इसी को घुमाता हूं मैं। आई एम वेरीफाइंग वेदर discount on sales has been authorized by designated person। अब मैं सिस्टम को चेक कर रहा हूं कि अब भाई, अगर राजू इज द डेजिग्नेटेड पर्सन टू ऑथोराइज, तो क्या राजू ने ऑथोराइज किया कि नहीं किया? ऑलराइट, ये हो गया मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। Let us say I am verifying whether GST charged on sales is accurate or not. Test of details, ये तो पक्का फैक्ट चेक कर रहा हूँ। Alright, yes, it is a substantive procedure, that is test of details। एंड टेल मी, अगर मैं कल का लेक्चर पकड़ू तो इसमें मैं कौन सा असर्शन वेरीफाई कर रहा हूं? अगर मैं कल का लेक्चर पकड़ू तो कौन सा असर्शन वेरीफाई कर रहा हूं? टेल मी, जीएसटी सेल्स ये पीएनएल आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है? पीएनएल आइटम। पीएनएल में क्या बोला था मैं? ओ सी ए सी सी डी। ओ फॉर अकरेंस, सी फॉर कट ऑफ, A for accuracy, C for completeness, classification, disclosure and presentation। तो अगर मैं GST on sales देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? Accuracy। आप जब भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट देखते हो, that means you are looking at accuracy। Alright, means you are looking at accuracy। Yes, very good। Zoom पे भी अच्छा जवाब दे रहे हैं, very good। Alright, then let us say that I am comparing current year sales with previous year and investigating the fluctuations। Alright, and investigating the fluctuations, ये क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर ये क्या हो गया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऑलराइट, बिकॉज इसमें कंपैरिजन हो रहा है। ऑलराइट, जब भी ट्रेंड, रेशियोज, कंपैरिजन से होगा तो आ जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स।